पिछले लेक्चर में अपन ने दो उदाहरणों सहित इंटरेस्ट कवरिंग सिक्योरिटीज या ब्याज अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों के संबंध में लेखांकन कैसे होता है, स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर लेखांकन कैसे होता है वो समझा। आज अपन समता अंशों में विनियोग पर लेखांकन समझेंगे। कंपनियों द्वारा समता अंशों पर लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड। अधिलाभ अंश बोनस शेयर दिए जाते हैं। अधिकार अंश राइट शेयर्स दिए जाते हैं, परंतु ये अनिवार्य न होकर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। यदि क्रेता समता अंशों में विनियोग करता है और विनियोग करने के पश्चात पूर्व अवधि का लाभांश, पहले की अवधि का लाभांश कंपनी द्वारा घोषित किया जाता है, तो इस दशा में प्राप्त लाभांश की राशि से खरीदे गए अंशों की लागत कम की जाएगी। और यदि अंश खरीदते समय ही क्रेता को प्राप्त होने वाले लाभांश के बारे में जानकारी है, तो चुकाई जाने वाली राशि में विनियोग की लागत तथा लाभांश को अलग अलग करके लेखांकन किया जाएगा। अर्थात लाभांश जितना अपन भुगतान कर रहे हैं उतना घटाकर ही अपन कॉस्ट को, समता अंशों की लागत को डेबिट करेंगे और जितना लाभांश है वो लाभांश खाते को डेबिट करेंगे और बैंक खाते को इन दोनों से जमा कर लिया जाएगा। यदि अंश खरीदते समय लाभांश के बारे में जानकारी नहीं है और कंपनी बाद में लाभांश घोषित करती है जिसमें लाभांश का कुछ हिस्सा अंश खरीदने से पूर्व की अवधि का है, तो पूर्व अवधि के लाभांश के हिस्से से विनियोग खाते की लागत को कम किया जाएगा और अंश खरीदने के बाद की अवधि का लाभांश जो है वो लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये लाभांश के बारे में विशेष ध्यान रखने की बात होती है। अब इस संबंध में लेखांकन कैसे होता है उसको समझते हैं। लाभांश सहित भाव से यदि अपन अंश खरीदें तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर्स ऑफ जो भी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक being equity shares of XYZ company bought कम डिविडेंड। और लाभांश रहित भाव से अंश खरीदते हैं तो इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी डेबिट टू बैंक हो जाएगा, being equity shares of XYZ कंपनी परचेज्ड। जब बाद में लाभांश हमें प्राप्त होता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब प्राप्त लाभांश का कुछ हिस्सा अंश खरीदने के पहले की तिथि का है, कुछ पश्चात का है, तो उसके लिए अपन को एंट्री करनी पड़ेगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट से टू इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर दो, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिविडेंड अकाउंट तो जितना मिला उससे डेबिट हो जाएगा और अंश खरीदने की तिथि से पहले का जो लाभांश का हिस्सा है वो इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी या इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो भी आपने डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर लेंगे और अंश खरीदने बाद की अवधि का जो लाभांश है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बीइंग डिविडेंड अकाउंट ट्रांसफर। इसके अलावा इसके बाद में लाभांश खाते को अपन लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं तो वो अपन ने कंबाइन एंट्री कर दी है। तो उसमें आ गया, वरना लाभ को ट्रांसफर करने की अलग एंट्री पूछ ले आपको तो वो एंट्री होगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि
मान लो कोई अंश खरीदने की पहले की अवधि का लाभांश है ही नहीं, तो ऐसी दशा में डायरेक्ट ही प्राप्त होने के बाद ट्रांसफर की हो जाएगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग डिविडेंड अकाउंट ट्रांसफर। देन एक मैंने एंट्री आपको बताई थी कि डिविडेंड प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड होता है। कई बार हमारे लेखाकार इसकी जगह अल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी और टू डिविडेंड। तो यदि ये कर ले तब तो जो अपन ने इसके पहले फोर्थ एंट्री समझी थी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई कंपनी या इन्वेस्टमेंट और टू P&L, फिर वो करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने पहले ही इक्विटी शेयर्स को क्रेडिट कर लिया है। तो उस दशा में डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू P&L हो जाएगा। तो ये एंट्रीज अपन ने समझी। इक्विटी शेयर्स अपन जब खरीदते हैं तो क्या एंट्रीज होती है। यदि कंपनी बोनस अंश निर्गमित करती है तो विनियोजक की पुस्तकों में बोनस अंश प्राप्त करने की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती क्योंकि उसके पास धारित अंशों की संख्या बढ़ जाती है, उसके लिए उसे कुछ चुकाना नहीं पड़ता, जिसके परिणाम स्वरूप विनियोजक के पास विद्यमान अंशों मतलब बोनस अंशों सहित उन विद्यमान अंशों की प्रति इकाई लागत घट जाती है क्योंकि बोनस अंश उन्हें ही मिलते हैं जिसके पास पहले से ही अंश विद्यमान होते हैं। उनके लिए चुकाई गई लागत में बोनस अंशों की लागत शामिल मानी जाती है। उन्होंने जो पहले चुकाई है तभी तो ये बोनस अंश मिले हैं, इसलिए जो उन्होंने लागत चुकाई है उसमें भी बोनस अंशों की लागत शामिल मान ली जाती है और अंशों के विक्रय पर लाभ या हानि तथा वर्ष के अंत में विद्यमान प्रतिभूतियों मतलब अंशों का मूल्यांकन करते समय औसत लागत का मतलब होता है कुल चुकाई हुई लागत बटा कुल अंशों की संख्या, उस औसत लागत का प्रयोग किया जाता है। कई बार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अनुसार विद्यमान समता अंशधारियों को अधिकार अंश निर्गमित करने का विकल्प भी देती है और अंशधारक चाहे तो इस अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वयं इन अंशों को खरीद सकते हैं और चाहे तो इस अधिकार को पूर्णतः या आंशिक रूप से अन्य पक्षकार के पक्ष में बेच सकते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। अधिकार अंश खरीदने का लेखा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार विनियोग को खरीदने का लेखा किया जाता है, अर्थात इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी डेबिट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेड फॉर राइट शेयर्स। यदि अधिकार अंश खरीदने के लिए अभिदान नहीं किया जाता है तथा अधिकार तीसरे पक्ष को बेच दिया जाता है तो प्राप्त प्रतिफल लाभ ही माना जाता है और उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि अधिकार हेतु अभिदान किया जाता है आंशिक तौर पर और शेष अधिकार को तीसरे पक्ष के फेवर में प्रतिफल के बदले बेच दिया जाता है तो विनियोग खाते को जमा कर लिया जाता है और प्रति अंश औसत लागत निकालते समय यह राशि कम कर दी जाती है। यदि विनियोजक पहले अधिकार सहित भाव पर अंश खरीदता है और अधिकार अंशों के लिए अभिदान न करके अधिकार को प्रतिफल के बदले तीसरे पक्ष को बेच देता है तो इस प्राप्त राशि से विद्यमान अंशों की लागत
कम की जाएगी, क्योंकि पहले अंशों को अधिकार सहित भाव से खरीदा गया है, परंतु पहले से ही धारित अंशों पर कोई अधिकार प्राप्त होता है, उसको बेचने का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसे बेचने का लेखा होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ राइट। तो ये ध्यान रखना है कि पहले से ही यदि अपने धारित अंश है उन पर अधिकार बेचा जाता है तो विनियोग की लागत कम हो जाती है। इसके बाद अपन एक उदाहरण लेते हैं जिसकी सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है, हेमंत ने अपने अबस कंपनी लिमिटेड के 100 रुपये वाले 500 समतांश दलाली तथा स्टाम्प ड्यूटी को शामिल करते हुए 62,500 रुपये में खरीदे हैं। तो जब अपन इक्विटी शेयर्स का खाता बनाएंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC कंपनी डेबिट टू बैंक। तो इस खाते में आ गया टू बैंक, फेस वैल्यू 50,000 और कॉस्ट 62,500। कुछ वर्षों बाद कंपनी ने यह प्रस्ताव किया कि वह अपने लाभों का पूंजीकरण करे, मीन्स बोनस अंश दे, तथा समतांशधारियों को उनके द्वारा धारित प्रत्येक अंश पर एक अधिलाभ अंश निर्गमित करे। 5 अंशों पर 1 देगी तो 500 पर 100 अंश मिल जाएंगे। पूंजीकरण से पूर्व अबस कंपनी के अंश 175 रुपये प्रति अंश पर उद्धृत हुए, मतलब मार्केट में ये भाव कोट हुआ है 175 रुपये पर शेयर। पूंजीकरण के पश्चात अंश 92 रुपये 50 पैसे प्रति अंश पर उद्धृत हुए हैं। ठीक है, हेमंत ने अधिलाभ अंश बेच दिए और प्रति अंश 90 रुपये प्राप्त किए। तो हेमंत की पुस्तकों में विनियोग खाता बनाएंगे। तो सबसे पहली बात हुई कि अपन ने खरीदने की एंट्री कर ली टू बैंक 50,000 फेस वैल्यू में और 62,500 कॉस्ट में। उसके बाद आपको बोनस शेयर मिले तो लिख दिया आपने डेबिट में टू बोनस शेयर्स, फेस वैल्यू में 50,000, पैसा हमारा लगा नहीं तो कॉस्ट में कुछ नहीं। अब देखिए कि इन्होंने बोनस अंशों को बेच दिया और कितने में, 90 रुपये। तो बोनस अंश आपके पास आए, उन्होंने लिखा कि प्रत्येक एक अंश पर 1, तो 500 पर 500 मिल गए तो 50,000। तो 500 अपन ने बेचे हैं, फेस वैल्यू है 50,000। तो 500 इंटू 90 45,000 कॉस्ट में लिख दिए जो अपन ने बेची। अब इनको बेचने से लाभ हानि आपको निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि अपन ने थ्योरी में समझा कि बोनस अंश प्राप्त होते हैं, तो ये मान के चलते हैं पहले जो अपन ने खरीदे उस कॉस्ट में बोनस अंशों की लागत शामिल है, क्योंकि वो नहीं खरीदे हुए होते तो हमको बोनस शेयर नहीं मिलते। तो कुल मिला के आपके जो 62,500 कॉस्ट है वो 1,000 अंशों की है। 500 तो आपने पहले खरीदे थे और फिर 500 बोनस मिले, तो 1,000 की कॉस्ट है 62,500। तो 500 की कितनी होगी, 31,250, और बेचा है अपन ने 45,000 में, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ इक्विटी शेयर अकाउंट में डेबिट में आ गया टू P&L, ब्रैकेट में 45,000 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट 31,250, तो प्रॉफिट हो गया 13,750। ये कॉस्ट में अपन ने लिख दिया, फेस वैल्यू कुछ नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल। और अंत में जो आपके पास 50,000 की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बच गए हैं, उनका मूल्यांकन लागत मूल्य पर ही होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस से लागत मूल्य कम है, क्योंकि मार्केट प्राइस है 92 रुपये 50 पैसे और
लागत मूल्य आपके उससे कम है 31,250 है 500 की, और मार्केट प्राइस 500 की होती है 45,000, तो 31,250 पे मूल्यांकन हो जाएगा। नहीं, 45,000 भी नहीं, 92.5 इंटू 500 हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार ये इक्विटी शेयर्स का खाता तैयार हो गया। अब आपको एक उदाहरण राइट शेयर्स वाला PDF में भेज दूंगा, जिससे आप देखिए, और कोई भी तकलीफ आती है आप फ़ोन करके पूछ लेना। ऐसा ही खाता बनाया हुआ है, उसमें राइट शेयर खरीदे हुए भी हैं, बोनस शेयर भी मिले हैं, और बेचे भी हैं अपने राइट को बेचा है। उसके अलावा आपको PDF में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के, और प्रैक्टिस के लिए दोहराने के प्रश्न और ऐसे टाइप क्वेश्चन भेज दूंगा। उनके भी आप उत्तर लिखना और सॉल्व करना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो सजेस्टेड आंसर हो सकते हैं वो भी भेज दूंगा, ताकि उनका मिलान करना वो बाद में भेजूंगा। पहले आप उनको लिखना आंसर को, ताकि पता लगे कि आपने कितना सही लिखा है। इसके बाद अपन दूसरा यूनिट शुरू करेंगे, कंपनी के अंतिम खातों का निर्माण और लाभों का निपटारा।